हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मैजिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट का पहला मैराथन वीडियो देखने जा रहे हैं। इसमें हम पहला और दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक मैराथन सेशन होगा जिसमें चीज़ों को बहुत डीप में जाकर समझने के बजाय हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग बीटी यूपी जो बोर्ड है तो उसके पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं ताकि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में परफॉर्मेंस अच्छा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। सिलेबस में देख लेते हैं। पहले नंबर पे जो चैप्टर पढ़ना होगा फॉल्ट पढ़ना होगा। फॉल्ट में फ़ॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से हमारे सिस्टम में फॉल्ट अकर होता है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है स्विच गियर। तो स्विच गियर जो टर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे, आखिर होता क्या है स्विच गियर। तीसरे नंबर पे है प्रोटेक्टिव स्कीम्स। डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एग्जाम्पल के लिए ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए क्या स्कीम हम अपनाते हैं, इसको पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे है फोर्थ चैप्टर है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज को हम लोग सर्ज के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग इसमें ओवर वोल्टेज के कारण आने वाले फॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है डिफरेंट टाइप ऑफ सबस्टेशंस। तो फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा थ्योरी पोर्शन होगा, तो इसमें हम थ्योरी पोर्शन पढ़ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फॉल्ट क्या है, व्हाट इज़ फॉल्ट। तो ध्यान दीजिए, फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट इज़ अ एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल करंट। देखिए ध्यान दीजिए, पहले इसको मैं रीड कर देता हूँ, फिर समझाने लायक कोई चीज़ होगी तो मैं समझा दूंगा। विद्युत परिपथ में अवांछनीय अनवांटेड कॉजेज़ के कारण करंट का मान डिजायर्ड और नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है। इसी अवस्था को फॉल्ट के नाम से जानते हैं। करंट का मान या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर डिजायर्ड और नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फॉल्ट होने के जो रीजंस हैं वो लाइटनिंग है, बिजली का गिरना, जिसका मतलब होता है हवा के कारण, आंधी तूफान के कारण पेड़ का गिरना हो सकता है, इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। तो फॉल्ट को हमने समझा, फॉल्ट का मतलब कि हमारे सर्किट में एक नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा जब करंट फ्लो होने लगता है तो उस एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एबनॉर्मल। तो उस एबनॉर्मल कंडीशन को हम लोग फॉल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में बेसिकली दो टाइप के फॉल्ट होते हैं। पहले नंबर पे ओपन सर्किट फॉल्ट होता है और दूसरे नंबर पे हमारा आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब कि दो पॉइंट का ओपन हो जाना। कोई भी सर्किट है उसमें कोई भी कंडक्टर है तो वो कंडक्टर जब टूटता है तो वो सर्किट ओपन हो जाता है। इसी अवस्था को हम लोग ओपन सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात करें तो हमारे सर्किट में दो फेज वायर आपस में टच कर जाएं तो शॉर्ट सर्किट में आ जाएगा, उसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलेंगे। चलिए इसको डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं, ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो हमारा पावर सिस्टम फॉल्ट है, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया हमने। ओपन सर्किट फॉल्ट, जिसे सीरीज़ फॉल्ट भी बोलते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट को हम लोग सीरीज फॉल्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि जो ओपन सर्किट होता है वो किसी सीरीज वायर के टूटने से होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको सीरीज फॉल्ट के नाम से जानते हैं। कोई वायर अगर हमारे पास है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास कोई वायर है, ठीक, अब वायर अगर टूट रहा है बेटा, तो टूटने का मतलब क्या है, बीच में से टूट जाएगा। यहाँ बीच में से ये वायर, बीच में से वायर ऐसे टूट रहा है, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है बेटा, तो हाँ टूट रहा है। तो वायर जब टूटेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। क्या बोलेंगे बेटा, ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट, ये ओपन हो गया। तो ये चूँकि सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है ना, ये सीरीज में है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट फॉल्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट मतलब दो पॉइंट का आपस में शॉर्ट कर जाना। कोई फेज वायर है, दो वायर है हमारे पास, फेज वायर, वो आपस में जब जुड़ जाते हैं तो ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो होता है, जिसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोलते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट में अगर देखें तो तीन तरीके से डिवाइड किया है हमने। थ्री फेज सिस्टम की यहाँ बात करेंगे क्योंकि हमारे पावर सिस्टम में जो पावर ट्रांसमिट होता है वो थ्री वायर्स के थ्रू ही होता है। अपने ओवरहेड लाइंस में देखा होगा, अपने घरों के बाहर भी देख सकते हो, या कहीं भी जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है उसमें थ्री लाइंस का उपयोग करते हैं।
थ्री फेज सिस्टम। तो इस ओपन सर्किट फॉल्ट को थ्री कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, वन कंडक्टर ओपन, टू कंडक्टर ओपन एंड थ्री कंडक्टर ओपन। डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, वन कंडक्टर ओपन में एक कंडक्टर कोई ओपन है, किसी एक फेज़ का कंडक्टर ओपन हो गया। टू कंडक्टर ओपन में किसी दो फेज़ का जो है कंडक्टर ओपन हो जा रहा है। थ्री कंडक्टर ओपन में तीनों फेज़ के कंडक्टर हमारे ओपन हो जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को अब देखते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हमारे पास दो प्रकार का देखने को मिलता है। पहला फॉल्ट हमारे पास है सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा फॉल्ट हमारे पास आ जाता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। ठीक है, तो हम देखते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, अनसिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है, इसको हम लोग अच्छे से अभी समझते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट की अगर बात करते हैं तो सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारे पास आता है थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एंड थ्री फेज टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब तीनों फेज वायर का आपस में चिपक जाना या कांटेक्ट में आ जाना। जब तीनों फेज आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे बोलते हैं थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। थ्री फेज टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का मतलब ये हुआ कि तीनों फेज आपस में शॉर्ट तो हुए ही हुए, साथ में शॉर्ट होने के बाद वो ग्राउंड पे गिर जाता है और ग्राउंड से वो कनेक्टेड हो जाता है। मतलब तीनों वायर, ध्यान दीजिए यहाँ से मैं समझाता हूँ। तीन वायर हमारे पास है। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, ये ब्रश क्यों नहीं काम कर रहा, बड़ी दुविधा है। अब ये चला, ठीक है। तो कहने मतलब अगर थ्री वायर हमारे पास है ऐसे, तो अगर थ्री वायर शॉर्ट हो गए, केवल थ्री वायर शॉर्ट हो गए, तीनों फेज शॉर्ट हो गए, तो हमारा थ्री फेज शॉर्ट सर्किट हो गया। अब तीनों फेज अगर शॉर्ट होने के बाद अगर एक ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है तो इसे हम बोल देंगे थ्री फेज टू ग्राउंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है आपको। तो इसके बाद अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में देखते हैं सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का मतलब कि तीन फेज़ हमारे पास है तो एक फेज़ ग्राउंड में गिर गया तो इसे सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाइन है, इसमें दो लाइन आपस में शॉर्ट सर्किट किया फिर ये ग्राउंड में लगा। और लाइन टू लाइन फॉल्ट मतलब थ्री फेज़ है, उसमें से कोई दो लाइन शॉर्ट सर्किट कर गया तो हम बोलते हैं लाइन टू लाइन फॉल्ट बेटा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने बताया तो ज़रूर, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। तो चलिए उसको समझ लेते हैं कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए, थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट की करें तो ये थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट में तीनों फेजेस के बीच जो फेज डिफरेंस होता है वो बराबर ही बना रहता है। ध्यान से सुनिएगा, थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट की अवस्था में तीनों फेज के बीच में जो एंगल है वो बराबर ही बना रहता है। उदाहरण के लिए अगर ये थ्री फेज हैं आपस में शॉर्ट सर्किट करते हैं तो इस अवस्था में जो फॉल्ट करंट उत्पन्न हो रही है, तीनों फेजेस में जो फॉल्ट करंट हमारी उत्पन्न होगी उनको अगर फेजर डायग्राम से हम दिखाएं तो उसके बीच का एंगल 120 और 120 ही मेंटेन रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि फॉल्ट करंट की जो वैल्यू है IF जो है उसका मान बहुत बढ़ चुका होता है तीनों फेजेस में, लेकिन जो एंगल है वो बराबर होता है और बढ़ा हुआ जो फॉल्ट करंट है उसका मान भी तीनों फेजेस में बराबर होता है। इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। इसे क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिकल फॉल्ट। और सिमेट्रिकल फॉल्ट दो अवस्थाओं में ही देखने को मिलता है, या तो हमारे पास थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो या हमारे पास थ्री फेज शॉर्ट सर्किट टू ग्राउंड फॉल्ट हो। समझ में आ रहा है? थ्री फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए एक साथ तो सिमेट्रिकल फॉल्ट होगा। थ्री फेज आपस में शॉर्ट हो रहा है साथ के साथ ग्राउंड में लग जा रहा है तो ये भी हमारा सिमेट्रिकल आ जाता है। इन दोनों को छोड़कर बाकी कोई ऐसा फॉल्ट नहीं है और अलग जो कि सिमेट्रिकल हो, और जो भी फॉल्ट है वो अनसिमेट्रिकल की कैटेगरी में आ जाता है। और अन्य फॉल्ट में क्या क्या आता है बेटा? हमारे पास थ्री फेज है, ठीक है, हो सकता है कि एक लाइन ग्राउंड में चला जाए तो इसे बोलेंगे सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। हो सकता है कि
हमारे पास 3 फेज़ हैं तो 2 फेज़ आपस में कनेक्ट होकर ग्राउंड में चला जाए, इसे बोलेंगे 2 फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट। हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 2 फेज़ कोई आपस में ऐसे जुड़ जाएँ केवल, तो इसे बोलेंगे फेज़ टू फेज़ फॉल्ट। समझ में आया? सिंगल फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट ये हो गया, 2 फेज़ टू ग्राउंड फॉल्ट ये हो गया, और फेज़ टू फेज़ फॉल्ट ये हो गया। समझ में आ रहा है बेटा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ ध्यान देते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट के कारण, आखिर ओपन सर्किट फॉल्ट के क्या रीजंस हो सकते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। कंडक्टर के जॉइंट टूट जाने से, कंडक्टर जो भी हम लगाते हैं अपने पावर सिस्टम में या ट्रांसमिशन लाइन में, तो जहाँ पे जॉइंट करते हैं हमको कई जगह पे कंडक्टर को जॉइंट करना पड़ता है, एक दूसरे से जोड़ना पड़ता है, तो उस जोड़ के टूटने के कारण भी ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है। दूसरे नंबर पे देखते हैं, फेज़ के फ्यूज़ कंडक्टर के पिघल जाने पर, किसी फेज़ में अगर फ्यूज़ वायर लगा हुआ है, वो फ्यूज़ वायर अगर पिघल जाता है तो भी हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट वो जनरेट करेगा। 3 फेज़ ओपन सर्किट फॉल्ट को छोड़कर बाकी अनसिमेट्रिकल होते हैं। तो मैंने अभी बताया कि 3 फेज़ ओपन सर्किट फॉल्ट, अच्छा ये 3 फेज़ ओपन सर्किट फॉल्ट की बात बता रहा है। हमारे पास 3 फेज़ है, ओपन सर्किट में क्या होगा, जब तीनों फेज़ ओपन हो जाएं, जब तीनों फेज़ हमारे पास ओपन हो जाए, ये फेज़ भी ओपन हो, ये फेज़ भी ओपन हो, ये फेज़ भी ओपन हो जाए, तो जब तीनों फेज़ ओपन होते हैं तो हम बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। बाकी किसी फॉल्ट में जो है, ओपन सर्किट फॉल्ट में सिमेट्रिकल नहीं होता। ठीक है, ओपन सर्किट फॉल्ट की बात करें तो जब तीनों फेज़ ओपन होते हैं तो केवल इस अवस्था में हमारा ओपन सर्किट सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। क्या होता है बेटा? केवल इसी अवस्था में ओपन सर्किट सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? ओपन सर्किट फॉल्ट के इफेक्ट क्या है? तो सिस्टम का एबनॉर्मल ऑपरेशन, ओपन सर्किट फॉल्ट होगा तो ओपन सर्किट में क्या होगा कि किसी फेज़ वायर का टूट जाना हो जाएगा, तो उस फेज़ वायर में करंट नहीं जाएगा, तो दिक्कत होगी, एबनॉर्मल हो जाएगा। जानवरों एवं कर्मियों के लिए खतरा, कोई सर्किट टूट रहा है, कोई एक फेज़ टूटेगा तो किसी के ऊपर गिर सकता है, तो जानवरों और कर्मियों के लिए खतरा हो सकता है। इंसुलेशन फेलियर भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। हम किसी सिस्टम पे कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं, उसके ऊपर कितना निर्भर रह पा रहे हैं, या अंदर से किसी सिस्टम के लिए कितने संतुष्ट हैं, यही भाव रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता कहलाती है। तो हम लोग इफेक्ट ऑफ फॉल्ट ऑन सिस्टम रिलायबिलिटी देखते हैं, और रिलायबिलिटी के साथ साथ हम लोग सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में भी देखेंगे बेटा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले नंबर पे हम देखेंगे, आर्किंग फॉल्ट से उपकरणों में जैसे ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर में आग लग सकता है या विस्फोट हो सकता है। ठीक है, तो आर्क फॉल्ट होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर में आग लग सकता है, क्योंकि फॉल्ट अवस्था में करंट का मान नॉर्मल से ज़्यादा होगा, उस करंट के कारण हीट उत्पन्न होगा, उस हीट के कारण आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। सेकेंड नंबर पे देखें तो एबनॉर्मल करंट के कारण उपकरण अत्यधिक गर्म होते हैं, जिससे उनके इंसुलेशन के जीवन काल में कमी आती है। देखो, हमारे पास जो भी इंसुलेटर यूज़ में होता है, उदाहरण के लिए अगर ट्रांसफार्मर की बात करें तो ट्रांसफार्मर के अंदर होगा ट्रांसफार्मर ऑयल, और ट्रांसफार्मर ऑयल को बहुत हीट करते हैं तो उसमें हो जाता है डिकम्पोजिशन, और वो डिकम्पोजिशन होगा तो उसका इंसुलेशन हो जाएगा फेल, और ये दिक्कत हमारी उत्पन्न होने लगती है। तो यही बोलते हैं कि एबनॉर्मल करंट के कारण या करंट के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर या फॉल्ट करंट के कारण हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो भी इंसुलेशन यूज हो रहा है उसके इंसुलेशन में कमी आ जाती है, उसका जीवन काल खत्म हो जाता है। मैंने उदाहरण दिया ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में, उसका डिकम्पोजिशन होने लगेगा तो वो बहुत कम समय में ही वो डिकम्पोज होकर समाप्त हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरे नंबर पे देखते हैं, वोल्टेज के एक्सेप्टेड रेंज से ऊपर नीचे होने के कारण हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होता है। हमारा कोई भी इक्विपमेंट एक रेटेड वैल्यू पे या एक मानक वैल्यू पे चलने के लिए बना हुआ है, उस मानक वैल्यू से अगर हम कम वैल्यू देते हैं या उससे बहुत ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं तो हमारे इक्विपमेंट पे एक स्ट्रेस पड़ता है, एक लोड पड़ता है, वो लोड हमारे इक्विपमेंट को डिस्टर्ब कर सकता है या त्रुटिपूर्ण बना सकता है।
चौथे नंबर पे देखते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में पावर फ्लो गंभीर रूप से अवरुद्ध होता है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होगा कि जिस दो पॉइंट के बीच में मान लो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो रहा है, अगर यहाँ शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ और यहाँ से करंट भेज रहे हैं हम, तो करंट आगे जाने के बजाय क्या होगा, करंट इधर से ही फॉल्ट के रूप में ऐसे ऐसे मतलब फ्लो कर जाएगा, यहाँ करंट आगे बहेगा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में पावर फ्लो गंभीर रूप से अवरुद्ध हो जाता है, पावर का फ्लो नहीं हो पाता है। पाँचवें नंबर पे हम लोग देखते हैं, पाँचवें नंबर पे कर्मियों के साथ साथ जानवरों के लिए खतरा होता है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। शॉर्ट सर्किट देखते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ टू डिफरेंट पोटेंशियल पॉइंट थ्रू अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ इम्पीडेंस। अब ये क्या है बेटा, इसको मैं समझाता हूँ आपको। अब देखिए, अगर दो पॉइंट हमारे पास है सर्किट में, ठीक, दो पॉइंट हमारे पास सर्किट में है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, एक का वोल्टेज 5 वोल्ट है, एक पे 10 वोल्ट दिख रहा है। अब इसको जुड़ना नहीं है, लेकिन क्या हो जा रहा है, देखो शॉर्ट सर्किट की परिभाषा बता रहा हूँ मैं अभी, शॉर्ट सर्किट की परिभाषा बता रहा हूँ कि दो भिन्न विभव पर स्थित बिंदुओं के बीच एक ऐसे पाथ का जुड़ जाना जिसका इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस कम हो या जीरो के बराबर हो, तो इसी अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट। तो ये शॉर्ट सर्किट की परिभाषा हो गई, ये शॉर्ट सर्किट की परिभाषा हो गई कि दो विभिन्न पोटेंशियल वाले पॉइंट को बहुत ही कम इम्पीडेंस का मार्ग प्रोवाइड कराना ही शॉर्ट सर्किट कहलाता है। तो शॉर्ट सर्किट की परिभाषा आप दे सकते हो, क्या दोगे कि दो विभिन्न पोटेंशियल या विभव वाले बिंदुओं को बहुत ही कम या शून्य के बराबर इम्पीडेंस वाला पाथ प्रोवाइड कराना। अब वो पाथ किसके द्वारा प्रोवाइड कराएंगे, किसी चालक के द्वारा, क्योंकि चालक का ही इम्पीडेंस कम होता है या उसका ही रेजिस्टेंस कम होता है। अब रीज़न फॉर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट देखते हैं या शॉर्ट सर्किट। तो ओवरलोडिंग के कारण भी शॉर्ट सर्किट होता है, इंसुलेशन फेलियर के कारण भी शॉर्ट सर्किट होगा, अंडर रेटेड डिवाइस यूज़ करेंगे तो भी शॉर्ट सर्किट होगा। अंडर रेटेड डिवाइस का मतलब कि हमारा डिवाइस 5 वोल्ट पे काम करने के लिए बना हुआ है, हम उसको 10 वोल्ट पे काम कराएंगे तो उसके अंदर इंसुलेशन फेलियर होगा और वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को लापरवाही के साथ इस्तेमाल करते हैं तो भी उसमें शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है। अब फॉल्ट्स के बारे में देखते हैं, कुछ अलग अलग फॉल्ट्स हैं उसको समझते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ये टर्म्स दे सकता है कि बताइए एक्टिव फॉल्ट क्या है, बताइए पैसिव फॉल्ट क्या है, बताइए परमानेंट फॉल्ट क्या है, बताइए ट्रांजिएंट फॉल्ट क्या है। तो जब इसके बारे में हम पढ़े रहेंगे, एक बार ध्यान से सुने रहेंगे, तो एग्ज़ाम में भी ज़रूर लिख पाएंगे। बस ध्यान से आप सुनते जाइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव फॉल्ट के बारे में। यह एक्टिव फॉल्ट या सक्रिय फॉल्ट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए। फेज़ टू फेज़ के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाने से एक्टिव फॉल्ट जनरेट होता है। मतलब कोई भी दो फेज़ लाइन है और ये फेज़ लाइन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, तो इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने को ही हम लोग बोलेंगे एक्टिव फॉल्ट। क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिव फॉल्ट। करंट की वैल्यू नॉर्मल से बहुत अधिक हो जाएगी, जाहिर सी बात है, दो फेज़ वायर जब शॉर्ट होंगे तो उसमें करंट की वैल्यू नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे फॉल्ट को शीघ्रतम दूर करना चाहिए, अन्यथा पूरा सिस्टम डैमेज हो जाने का खतरा रहता है। आपको पता है कि दो फेज़ अगर मिल जाए तो जाहिर सी बात है करंट का मान बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट में। तो इस तरीके के फॉल्ट को तुरंत ही हटाने का प्रयास करना चाहिए, ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो सिस्टम में जो इक्विपमेंट लगे हैं उसमें हाई करंट फ्लो होने के कारण हमारे इक्विपमेंट भी जल जाएंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है पैसिव फॉल्ट। अब इसको समझते हैं क्या होता है। जब सिस्टम को इसकी डिजाइन से अधिक स्ट्रेस मिलता है तो पैसिव फॉल्ट उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, एक्टिव फॉल्ट में हमने क्या पढ़ा था कि दो फेज़ के बीच में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसे हम एक्टिव फॉल्ट बोलते हैं। लेकिन पैसिव फॉल्ट में क्या होगा कि हमारा जो डिवाइस इस्तेमाल हो रहा है उसको उसकी क्षमता, या हम अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो डिवाइस की जितनी औकात है सहने की, उससे ज़्यादा अगर उस पर लोड डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो हमारा जो फॉल्ट होगा उसको हम लोग पैसिव फॉल्ट के नाम से जानेंगे। अब पैसिव फॉल्ट के कारण देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास पहले नंबर पे है ओवरलोडिंग। क्या है बेटा, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग के कारण हमारा जो है पैसिव फॉल्ट हो सकता है। ओवरलोडिंग कैसे, मोटर यूज कर रहे हो, मोटर के शैफ्ट से कोई भी मैकेनिकल डिवाइस, चक्की, आटा पीसने वाला चक्की लगाओगे। अब तुम छोटे मोटर से बड़ा चक्की लगा रहे हो, बड़े चक्की को कनेक्ट कर रहे हो, तो वो लोड नहीं उठा पाएगा, तो उसके कारण उसके रोटर में जो कंडक्टर लगा है उसमें इनरश करंट या रश करंट बहेगा,
वो करंट बहुत ही ज़्यादा होगा और रोटर का जो कंडक्टर है, जो वाइंडिंग है, वो जलने का खतरा उत्पन्न होगा। तो इस तरीके के फॉल्ट को हम लोग ओवरलोडिंग बोलते हैं। ओवर वोल्टेज फॉल्ट क्या होता है बेटा? हमारा इक्विपमेंट जिस वोल्टेज पे रन करने के लिए बना हुआ है उससे अधिक वोल्टेज देने पर उसके अंदर करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है और वह करंट उसके वाइंडिंग को डिस्टर्ब कर देता है। इसको ओवर वोल्टेज बोलते हैं। अंडर फ्रिक्वेंसी, हमारा जो भी इक्विपमेंट होता है वो एक रेटेड फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करने के लिए बना होता है। उस फ्रिक्वेंसी से कम फ्रिक्वेंसी देने पर उसका वर्किंग डिस्टर्ब हो जाता है, वो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। इस तरीके के फॉल्ट को हम लोग अंडर फ्रिक्वेंसी फॉल्ट बोलते हैं। पावर स्विंग्स क्या होता है बेटा? पावर स्विंग्स का मतलब हम अपने इक्विपमेंट को जो भी पावर सप्लाई देते हैं वो पावर सप्लाई कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन हो रहा हो, मतलब वोल्टेज का चढ़ना उतरना, करंट का चढ़ना करंट का उतरना। अगर ऐसा लगातार होता रहेगा तो हमारे इक्विपमेंट के अंदर जो भी वर्किंग है वो डिस्टर्ब होगा। उदाहरण के लिए पंखे की बात करें तो अचानक वोल्टेज के घटने या बढ़ने से वाइब्रेशन के कारण हमारे मोटर में फॉल्ट आ सकता है, मैकेनिकल डिस्टरबेंस आ सकता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांजिएंट एंड परमानेंट फॉल्ट के बारे में बात करेंगे बेटा। ट्रांजिएंट और परमानेंट फॉल्ट के बारे में बात करते हैं तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को आप लोग, ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे आप लोग। ट्रांजिएंट एक अंग्रेजी शब्द है, इसका मतलब होता है चलायमान। क्या होता है बेटा? चलायमान। ट्रांजिएंट का मतलब होता है चलायमान। चलायमान का मतलब होता है कि वह फॉल्ट जो कि आए और तुरंत चला जाए, क्षण भर में चला जाए। ट्रांजिएंट फॉल्ट एक ऐसा मेहमान है जो तुरंत आता है और तुरंत ही चला जाता है। ट्रांजिएंट फॉल्ट का मतलब ऐसा फॉल्ट जो तुरंत आए और तुरंत चला जाए, परमानेंट रूप से हमारे सर्किट में न बना रहे, परमानेंट रूप से हमारे सर्किट में न बना रहे। उदाहरण के लिए बिजली का गिरना, अगर हमारे पावर सिस्टम में जो ओवरहेड लाइंस हैं उस पर बिजली गिर जाती है तो बिजली जिस समय गिरती है उस समय वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस वोल्टेज के बढ़ने को सर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सर्ज। तो वो सर्ज उत्पन्न होता है तो वो सर्ज कुछ समय के लिए होता है। जिस क्षण बिजली गिरती है कंडक्टर पर उसी समय के लिए केवल सर्ज होता है, और जब बिजली गिरती है फिर बिजली चली जाती है, आकाशीय बिजली चली जाती है तो वो सर्ज भी ख़त्म हो जाता है। तो उस क्षण में जो भी नुकसान होता है उसके बचाव के लिए हम कुछ सुरक्षा के लिए इंतजाम करते हैं। तो इस तरीके का फॉल्ट जो एक क्षण के लिए आए तुरंत चला जाए अपने से ही अपने आप ही, उसे हम लोग ट्रांजिएंट फॉल्ट बोलते हैं। और परमानेंट फॉल्ट क्या होता है बेटा? अब हमारे सर्किट में कोई कंडक्टर टूट के दूसरे कंडक्टर वायर पे चिपक जाए तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट होगा और ये परमानेंट फॉल्ट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये फॉल्ट तब तक नहीं हट सकता जब तक कोई मैकेनिकल तरीके से न हटाए, अर्थात कोई इंसान जाके इसको रिपेयर न करे या कोई इंजीनियर जाके इसको रिपेयर न करे। ठीक है, तो अब इसको रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रांजिएंट फॉल्ट परमानेंट रूप से इंसुलेशन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। थोड़े समय के बाद सर्किट को फिर से एक्टिव करने की अनुमति मिल जाती है, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक, बिजली का गिरना हो गया। मैंने समझाया आपको। परमानेंट फॉल्ट क्या होता है? इंसुलेशन के परमानेंट रूप से डैमेज हो जाने पर परमानेंट फॉल्ट होता है, उपकरण की मरम्मत करनी चाहिए। तो मैंने बताया कि परमानेंट फॉल्ट में वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, 2 फेज़ में शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और उसको जब तक रिपेयर नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉल्ट थ्रू सिंगल लाइन डायग्राम। तो सिंगल लाइन डायग्राम के थ्रू हम फॉल्ट को कैसे प्रदर्शित करते हैं वो हम दिखाने जा रहे हैं। तो पहला डायग्राम आपको देखने को मिल रहा होगा, सिंपल है, जहाँ पे एक जनरेटिंग स्टेशन है। क्या है? जनरेटिंग स्टेशन, जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया है, और एक हमारा ट्रांसमिशन लाइन है जहाँ से हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं और डी पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब इसमें हो ये रहा है कि यहीं कहीं बीच में फॉल्ट देखने को हमें मिल जा रहा है। ये फॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। एग्ज़ाम में आया तो ऐसे आप बना दोगे। मैं एक मेन सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको बनाना आवश्यक है, इसको ज़रूर आप बनाओगे। एग्ज़ाम में आता है तो इसको तो कंपलसरी रूप से आपको बनाना ही है। देखिए ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमारे पास? यहाँ पे एक जनरेटर दिख रहा है। ठीक है, जनरेटर दिख रहा है। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। 2 मिनट रुकिए, मैं जूम करता हूँ इसको। हाँ, ये जूम हो गया।
अब ये अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हमको यही समझना है। ठीक है, मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारे पास एक जनरेटर है। जनरेटर के बाद जब पावर को जनरेट करते हैं तो उस पावर को जनरेट करने के बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं ताकि वोल्टेज के लेवल को बढ़ा सकें। वोल्टेज के लेवल को बढ़ाने के बाद हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू उस पावर को, उस वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। और ये प्रश्न आता है कि सर वोल्टेज के लेवल को क्यों बढ़ाते हैं? तो बेटा वोल्टेज के लेवल को इसलिए बढ़ाया जाता है ताकि वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ करंट का मान घट जाए। ट्रांसफार्मर के वर्क में आपने देखा होगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट का मान घट जाता है, और करंट का मान जब घट जाएगा तो ट्रांसमिशन लाइन में आने वाले I2R लॉसेस भी घट जाती हैं। तो यहाँ से हम पावर को ट्रांसमिट किए और हमारे पास जो रिसीविंग एंड मिला, उस रिसीविंग एंड पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर लिए तो हमारा वोल्टेज जो स्टेप अप हुआ है वो नॉर्मल वोल्टेज पे आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है। अब यहाँ पे फॉल्ट कहीं भी आ सकता है, यहाँ भी फॉल्ट आ सकता है, ठीक है, यहाँ भी फॉल्ट आ सकता है, जनरेटिंग स्टेशन पे भी फॉल्ट आ सकता है। तो इस तरीके से आप सिंबल बनाकर आप लोग दिखा देंगे। यही है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या है बेटा? यही है सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? तो यहाँ पे दिखा देंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पे है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यहाँ पे है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ पे है बेटा। ठीक है, और जनरेटर देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे, और ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, तो ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको आपको ड्रॉ करना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद ये सिंक्रोनस मोटर होगा, तो सिंक्रोनस मोटर का जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से होता है। तो इसमें अगर फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट कैसे आ जाएगा बेटा? इसमें फॉल्ट आएगा तो कैसे आएगा? फॉल्ट ऐसे आ जाएगा बेटा, यहाँ से फॉल्ट दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ से फॉल्ट हम दिखा देते हैं। चलिए, ये हमारे काम का नहीं है बेटा अभी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। क्या बेटा? चैप्टर नंबर 2, जिसमें है स्विच गियर। तो स्विच गियर क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल एवं प्रोटेक्शन पर्पस के लिए जो सर्किट यूज़ करते हैं उन इक्विपमेंट्स को स्विच गियर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है बेटा? स्विच गियर के नाम से जाना जाता है। सर्किट ब्रेकर, स्विचेज, फ्यूज, आइसोलेटर, रिले, करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, कंट्रोल पैनल, ये सब क्या किस नाम से जाने जाते हैं? ये सारे तत्व जो है स्विच गियर के नाम से जाने जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव गियर का उद्देश्य। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ प्रोटेक्टिव गियर? तो सबसे नंबर 1 पे देखते हैं, सिस्टम को फॉल्ट से बचाने के लिए जो प्रोटेक्टिव गियर होता है, क्या होता है बेटा? प्रोटेक्टिव गियर होता है। उसका पहला काम होता है सिस्टम को फॉल्ट से बचाना। दूसरे नंबर पे सिस्टम को अनइंटरप्टेड ऑपरेट करने के लिए चलाना। मतलब हमारा सिस्टम जो है वो अनइंटरप्टेड ऑपरेट करे, मतलब किसी रुकावट के बगैर काम करे। फॉल्ट को लिमिट करने के लिए, मतलब अगर फॉल्ट आ भी जाता है तो उस फॉल्ट को क्या करे? लिमिट करे। लिमिट करने का मतलब जिस सेक्शन में फॉल्ट आया है उसी सेक्शन में उस फॉल्ट को रोक दे, ये सिस्टम डेवलप करना। मतलब अगर किसी एक जगह पे फॉल्ट आया है तो उसी सेक्शन को हटा दे ताकि फॉल्ट वहीं तक सीमित हो जाए। ठीक है, एनिमल और ह्यूमन लाइफ को खतरे से बचाने के लिए, तो एनिमल और ह्यूमन लाइफ को क्या करना है? खतरे से बचाना है ताकि उनको शॉक न लगे, झटका न लगे। सिस्टम रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए कि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर पाए, और जो सिस्टम प्रॉपर वर्क करेगा तो उसकी रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता बढ़ जाएगी बेटा। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। हमारे पास जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है या प्रोटेक्शन सिस्टम है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहले नंबर पे देखते हैं, फॉल्ट कंडीशन में फॉल्टी सेक्शन को जल्द ही आइसोलेट करे। जो हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम है उसका पहला काम ये होगा कि फॉल्ट के कंडीशन में जो फॉल्टी सेक्शन है, जिस सेक्शन में फॉल्ट आया है उसको तुरंत ही क्या कर दे? अलग कर दे। कुछ ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे। सेकेंड नंबर पे है स्विच गियर फॉल्ट करंट के लिए रेटेड हो। मतलब हमारा जो स्विच गियर है, जो भी इक्विपमेंट फॉल्ट से प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है
वो फॉल्ट करंट के लिए रेटेड होना चाहिए, मतलब फॉल्ट करंट पर ऑपरेट करना चाहिए। स्विच गियर मस्ट ऑपरेट फास्ट। स्विच गियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉल्ट आकर हमारे सिस्टम को डैमेज कर दिया और डैमेज करने के बाद वो ऑपरेट कर रहा है। स्विच गियर हमारा फास्ट होना चाहिए कि फॉल्ट आने पर तुरंत ही ऑपरेट करे ताकि हमारे सिस्टम को डैमेज होने से बचा सके। दीज मस्ट बी मैनुअली एज वेल एज ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे स्विच गियर होने चाहिए जिनको ज़रूरत पड़ने पे हम हाथ से भी चला सकें, मतलब मैनुअली ऑपरेट कर पाएँ। और ऐसा भी उसमें सिस्टम होना चाहिए, फीडबैक सिस्टम या रिले का सिस्टम लगा होना चाहिए कि फॉल्ट कंडीशन में उसमें फीडबैक जाए और ऑटोमेटिक भी वर्क करे। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा स्विच गियर होना चाहिए जो मैनुअली भी ऑपरेट करे और ऑटोमेटिक भी ऑपरेट करे। स्विच गियर को ऑपरेट करना आसान होना चाहिए। हमारे पास ऐसा स्विच गियर नहीं होना चाहिए कि ऑपरेट करने की आवश्यकता पड़े तो हम उसमें टेक्निक ढूंढने लगें, उसके तरीक़ों को सीखने लगें। स्विच गियर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसको ऑपरेट करना आसान होना चाहिए। डिज़ाइन कॉम्पैक्ट होना चाहिए। डिज़ाइन कॉम्पैक्ट होने का मतलब कि डिज़ाइन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बल्कि हो, बहुत बड़ा हो। डिज़ाइन छोटा होना चाहिए ताकि कम समय में वो आ सके। अब देखते हैं स्विच गियर इक्विपमेंट्स। हमारे पास जो स्विच गियर के इक्विपमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, तो हमारे पास पहले नंबर पे है फ्यूज़। तो फ्यूज़ क्या है? इट इज़ अ लो रजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट वायर पीस। क्या होता है? फ्यूज़ एक ऐसे वायर का पीस होता है जिसकी रजिस्टिविटी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। क्यों रजिस्टिविटी कम होता है? क्योंकि उससे करंट फ्लो होता है हमारे सर्किट का करंट फ्लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है? क्योंकि हमको उसको ऑपरेट कराने के लिए ये चाहिए कि जब भी नॉर्मल कंडीशन से करंट ऊपर हो तो आसानी से मेल्ट होकर हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर सके। सेकेंड नंबर पे क्या है? फ्यूज़ वायर जो होता है वो हमारे लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। क्या होता है? सीरीज में। ध्यान देने वाली बात है कि हमारा फ्यूज़ वायर या जो फ्यूज़ एलिमेंट है वो लोड के साथ सीरीज क्रम में या श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओवरलोड। तो हमारा जो फ्यूज़ होता है वो दो चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। पहले नंबर पे है हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, और हमारे पास क्या है? ओवरलोड है, ओवरलोड के कारण भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है आइसोलेटर। तो आइसोलेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। इट ओपन्स और क्लोजेज इलेक्ट्रिकल सर्किट मैनुअली। तो आइसोलेटर क्या करता है कि मैनुअली हमारे सर्किट को क्लोज या ओपन करता है। मतलब आइसोलेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है हमारे स्विच गियर में जिसे हम अपने हाथों से ऑपरेट करते हैं, एक मैनुअल स्विच की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हाथों से क्लोज या ओपन कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू सर्किट। तो ध्यान देने की बात है, आइसोलेटर को अपने हाथों से तब ओपन करेंगे जब हमारे सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो या हमारा पावर सिस्टम डिसकनेक्टेड हो, तो उस समय हम आइसोलेटर को अपने हाथों से ओपन कर देंगे। इट प्रोवाइड सेफ्टी वाइल मेंटेनिंग द सर्किट ब्रेकर। अब ध्यान से सुनो, सर्किट ब्रेकर तो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए होता है ना। किसी फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर ही तो पहले ऑपरेट करता है, लेकिन अगर सर्किट ब्रेकर में ही फॉल्ट आया है तो क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट ब्रेकर को मेंटेनेंस के लिए जब ले जाते हैं तब आइसोलेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आइसोलेटर से सर्किट ब्रेकर के दोनों तरफ आइसोलेटर लगा होगा, आइसोलेटर को हटाएंगे, सर्किट ब्रेकर को ले जाएंगे और सर्किट ब्रेकर को रिपेयर करके लगा देंगे बेटा। स्विच होता है हमारे पास। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव गियर है, स्विच है। स्विच वेरी सिंपल ऑन ऑफ करने का डिवाइस होता है, इसको मैनुअली ऑपरेट करते हैं बेटा। कैन नॉट लिमिट और प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉल्ट। तो स्विच फॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकता, ऑन ऑफ करने के काम आता है केवल। ओनली यूज टू कंट्रोल वोल्टेज सप्लाई। तो वोल्टेज सप्लाई को कंट्रोल करता है, स्विच ऑन ऑफ करता है। नेक्स्ट प्रोटेक्टिव जो गियर है हमारे पास है वो है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्या है? नॉर्मल या फॉल्टी कंडीशन में इलेक्ट्रिकल सर्किट को खोलने या बंद करने का काम करता है। नॉर्मल या एबनॉर्मल कंडीशन, मतलब सर्किट ब्रेकर में दोनों सिस्टम है कि आप चाहो तो मैनुअली उसको ओपन कर सकते हो या फिर फॉल्ट में ऑटोमेटिक फीडबैक लेगा, वो सिग्नल लेगा, एक्चुएटिंग सिग्नल लेगा किससे? रिले से, और वो ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में भी आप ओपन कर सकते हो, फॉल्ट में तो ऑटोमेटिक ओपन हो ही जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक रूप से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है रिले। रिले क्या है? रिले इज़ नथिंग बट अ सेंसिंग एलिमेंट जो फॉल्ट को सेंस करता है। तो रिले केवल फॉल्ट को सेंस करेगा और सेंस करने के बाद एक सिग्नल देगा। क्या देगा बेटा? सिग्नल। अगर फॉल्ट आ रहा है हमारे सर्किट में तो हमारा जो रिले होगा वो एक सिग्नल देगा, वो सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर को और सर्किट ब्रेकर हमारे सिस्टम को ओपन कर देता है।
अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्विच गियर। तो स्विच गियर का क्या क्लासिफिकेशन है इसको देखते हैं। तो हम स्विच गियर को 3 प्रकार से देख सकते हैं। लो वोल्टेज स्विच गियर है, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर है और हाई वोल्टेज स्विच गियर है। लो वोल्टेज स्विच गियर की बात करें तो 1 किलो वोल्ट तक जो रेंज है वो लो वोल्टेज का रेंज आएगा, लो वोल्टेज स्विच गियर का आएगा रेंज। मतलब कि वो स्विच गियर इक्विपमेंट जो 1 किलो वोल्ट तक उपयोग में लाए जाते हैं लो वोल्टेज स्विच गियर कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। 1 केवी से लेकर 33 केवी तक जो यूज़ होंगे स्विच गियर उन्हें मीडियम वोल्टेज स्विच गियर बोलेंगे। अब इससे ऊपर या 33 केवी से एबव जो आएंगे उसको हाई वोल्टेज स्विच गियर हम लोग बोलते हैं। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको देखते हैं। पहले नंबर पे निर्भरता डिपेंडेबिलिटी होती है। मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन का ये है कि हम देखो प्रोटेक्शन होगा तो क्या होगा, हम डिपेंडेंट हो पाएंगे, हम विश्वास कर पाएंगे। किसी चीज़ पे कब डिपेंडेंट होते हैं हम लोग, जबकि वो अच्छे से काम करता है तो उस पर डिपेंड होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन जब होगा तो हमें पता रहेगा कि इससे हमको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, तो हम उस पर डिपेंड हो सकेंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी, सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब कि कोई भी सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे हमें हार्म ना पहुँचे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब जिस काम के लिए बना हुआ है उस काम को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस काम के लिए बना है वो काम नहीं कर रहा है और किसी और काम को वो कर पा रहा है। विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ही गया। अब फ्यूज़ को देखते हैं बेटा। तो फ्यूज़ मान लो हम इस सर्किट में देख पा रहे हैं, क्या दिख रहा है बेटा हमको, इसमें क्या दिख पा रहा है, इसमें यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग है और यहाँ पे एक लोड लगा हुआ है। क्या लगा है, लोड। तो लोड के साथ देखो यहाँ सीरीज में क्या लगा है, हमारे पास फ्यूज़ लगा हुआ है, हमारे पास फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ये कनेक्शन है, फ्यूज़ का क्वेश्चन आता है तो ये कनेक्शन ड्रॉ कर देना। आप अगर चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फ्यूज़ क्या होता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोड एंड ओवर करंट। तो हमारे सर्किट को ओवरलोड या ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है। ये पूरे सर्किट में कमज़ोर लिंक की तरह कार्य करता है। अब समझना है, पूरे सर्किट में कमज़ोर लिंक की तरह कार्य करता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फ्यूज़ लगा रहता है वो फ्यूज़ ऐसा होता है कि अगर करंट का मान नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो सबसे पहले फ्यूज़ वायर ही मेल्ट हो जाएगा। तो जब मेल्ट हो जाएगा तो कमज़ोर, इसीलिए तो बोल रहे हैं। तो यह पूरे सर्किट में कमज़ोर लिंक की तरह कार्य करता है, क्योंकि जब फॉल्ट आता है तो सबसे पहले फ्यूजिंग एलिमेंट पर ही स्ट्रेस पड़ता है और मेल्ट होकर पिघल जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, कि हमारे फ्यूजिंग वायर का जो है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है। तो फ्यूज़ इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट मतलब I²RT के कारण पिघल जाता है। फ्यूज़ साधारणतः एक कंडक्टिंग एलिमेंट होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और मेल्टिंग एलिमेंट कम होता है। ठीक है, मतलब मेल्टिंग एलिमेंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा। क्या होगा, ये मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा और रेजिस्टेंस भी कम होता है हमारे फ्यूज़ वायर का। क्या होता है, फ्यूज़ वायर का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, ऑपरेशन। सर्किट में करंट का मान एक निश्चित मान से बढ़ने पर सर्किट में लगा फ्यूज़ पिघल जाता है और सर्किट ओपन हो जाता है। उदाहरण के लिए फ्यूज़ वायर में उदाहरण कोई पूछ दे या क्वेश्चन आ जाए हमारे पास उदाहरण में, तो क्या बताएंगे आप, उदाहरण में बताएंगे टिन लीड का बना हुआ फ्यूज़, कॉपर वायर फ्यूज़ हो सकता है, और सिल्वर भी ध्यान देना एक अच्छा फ्यूज़ वायर है। कन्फ्यूज़ मत हो जाना कि सर सिल्वर क्यों बता रहे हैं। ठीक है, सिल्वर भी एक अच्छा फ्यूज़ वायर की कैटेगरी में आता है। तो क्वेश्चन बोल सकता है आपसे कि सिल्वर क्या फ्यूज़ वायर हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। तो आप पूछोगे सर उपयोग में करते हैं या नहीं करते, तो भाई महंगा है इसलिए नहीं करते, सस्ता होता तो कर लेते। समझ में आया। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। और फ्यूज़ वायर का जो है हम सिंबल देख लेते हैं, सिंबल क्या है, प्रतीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले नंबर पर ये सिग्नल है, इसको देख लो ध्यान से। फिर दूसरे नंबर पे ये सिग्नल देखो, सिंबल देखो, तीनों सिंबल सही है। पहले नंबर पे जो सिंबल देख रहे हो ये भी सही है, दूसरे नंबर पे भी सही है, तीसरे नंबर पे भी जो सिंबल दिख रहा है वो सही है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। एक ये भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब आगे बढ़ते हैं।
एडवांटेज क्या है फ्यूज़ वायर का देखते हैं। तो फ्यूज़ वायर हमारा सस्ता होता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब काहे का मेंटेनेंस की आवश्यकता, जब पिघल गया तो फिर हमको चेंज ही करना पड़ेगा। यह ऑटोमेटिक वर्क करता है, किसी अन्य उपकरण पर इसका ऑपरेशन निर्भर नहीं करता। मतलब करंट का मान बढ़ेगा तो फ्यूज़ वायर में हीटिंग इफेक्ट होगा और हीटिंग इफेक्ट से ही वो पिघल जाता है, मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं करता। बिना शोर धुएँ के साथ सर्किट को ओपन कर देता है। यह व्युत्क्रम टाइम करंट प्रभाव पर कार्य करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, व्युत्क्रम समय करंट का मतलब कि समय बढ़े तो करंट का मान बढ़े तो समय घट जाता है ऑपरेट करने का। मतलब अगर सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट है तो बहुत कम समय में फ्यूज़ क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। और सर्किट में अगर फॉल्ट करंट का मान कम है तो फ्यूज़ को पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम समय करंट प्रभाव। फिर से सुनो, सर्किट में करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाए, फॉल्ट करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाए तो फ्यूज़ जल्दी से पिघल जाएगा। सर्किट में अगर फॉल्ट करंट का मान थोड़ा कम है तो फ्यूज़ पिघलने में टाइम लेगा। ऑपरेटिंग टाइम काफ़ी कम किया जा सकता है। मतलब फ्यूज़ में ये फ़ायदा होता है कि इसको काम करने का जो समय है इसको हम कम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है फ्यूज़ में, ऑपरेशन के बाद फ्यूजिंग को रिवायरिंग या रिप्लेस की आवश्यकता होती है, इससे काफ़ी समय नष्ट हो जाता है। फ्यूज़ की करंट रेटिंग हमेशा उपकरण को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। मतलब फ्यूज़ कभी कभी क्या होता है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, ये प्रॉब्लम आती है। फ्यूज़ के एप्लीकेशन क्या है, फ्यूज़ को निम्नलिखित तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। पावर ट्रांसफार्मर में, घर के इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, एसी में, वॉशिंग मशीन में, टीवी में, म्यूज़िक सिस्टम में, मोटर स्टार्टर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कैमरा में फ्यूज़ वायर यूज होता है। ये सारे इक्विपमेंट हैं। अब देखते हैं फ्यूज़ एलिमेंट के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट। क्या अभिलक्षण, क्या गुण होने चाहिए। पहले देखते हैं कि फ्यूज़ एलिमेंट के निम्नलिखित वांछनीय अभिलक्षण होने चाहिए। तो अभिलक्षण में देख लीजिए, पूछ सकता है कि फ्यूज़ वायर में जो इम्पोर्टेंट अभिलक्षण है या गुणधर्म है या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो उसमें आपको बताना होगा। पहले नंबर पे लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। हमारा फ्यूज़ वायर ऐसा होना चाहिए कि कम ताप पे ही पिघल जाए। ऐसा ना हो कि फॉल्ट आए, करंट का मान बढ़े और वो पिघल ही नहीं रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो इस ऐसे फ्यूज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा फ्यूज़ वायर ऐसा होना चाहिए कि लो मेल्टिंग पॉइंट पे ही वो पिघल जाए। हाई कंडक्टिविटी, फ्यूज़ वायर ऐसा होना चाहिए कि करंट को क्या करे, अच्छे से कंडक्ट करा सके, क्योंकि हमारे सर्किट में जो फ्यूज़ वायर है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है और सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण सारा करंट उसी से जाएगा, तो करंट को हमारे फ्लो होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसमें हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन के कारण नष्ट होने से मुक्त होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसमें केमिकल रिएक्शन न हो। ऐसा न हो कि फ्यूज़ वायर लगा हुआ है और वातावरण के साथ केमिकली रिएक्ट करके वो नष्ट हो रहा है, उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट में टीन और लेड देखते हैं। हाई कंडक्टिविटी सिल्वर और कॉपर की होती है। ऑक्सीडेशन के कारण नष्ट न होना सिल्वर में होता है ये प्रॉपर्टी। लो कॉस्ट की बात करें, सस्ते की बात करें, तो लेड, टीन और कॉपर के जो फ्यूज़ वायर हैं वो सस्ते होते हैं। अब देखिए, ये अभिलक्षण अगर छोड़ भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, इसको भी छोड़ देते हैं। फ्यूज़ एलिमेंट मटेरियल देखते हैं क्या है। फ्यूज़ एलिमेंट के लिए लेड, टीन, कॉपर, जिंक, सिल्वर को यूज़ में लाते हैं। 10 एम्पियर तक के छोटे फ्यूज़ को लेड और टीन के मिश्र धातु से बनाते हैं और 10 एम्पियर से ऊपर के फ्यूज़ को कॉपर सिल्वर से बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे पास, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि 10 एम्पियर तक के छोटे फ्यूज़ लेड और टीन के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं और 10 एम्पियर से जब ऊपर के फ्यूज़ बनाएंगे तो कॉपर और सिल्वर से बनाए जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेड, टीन किसके लिए, 10 एम्पियर से कम, और कॉपर सिल्वर किसके लिए बेटा, 10 एम्पियर से ऊपर। तो जेईई में या एमसीक्यू टाइप में जब क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, चांदी का उपयोग फ्यूज़ वायर में करने के रीज़न, चांदी का उपयोग अगर करेंगे तो क्यों प्रयोग में करेंगे, चांदी को यूज़ करने के लिए जो रीज़न है वो है हमारे पास कि ऑक्सीडेशन से मुक्त होता है पहले नंबर पे। शुष्क हवा में प्रयोग करने से ख़राब नहीं होता है, मतलब सूखे वातावरण में अगर हम फ्यूज़ वायर को यूज़ करेंगे तो हवा ख़राब नहीं होगा। हाई कंडक्टिविटी होगी, इसलिए फ्यूज़ वायर बनाने में कम मात्रा की आवश्यकता होगी। सिल्वर गलने के बाद तुरंत गल जाता है, तो सिल्वर में ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो गलने में समय नहीं लेता, तुरंत गल जाता है। और सिल्वर को यूज़ करने में डिसएडवांटेज क्या है, तो पहले नंबर पे है भैया कि महंगा होता है। वो इतना महंगा होता है कि हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर सस्ते या छोटे इक्विपमेंट बना रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई एंड के जो इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए,
करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट क्या होता है? करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट क्या होता है? करंट की वह मात्रा जो फ्यूज़ वायर को बिना ओवरहीट किए आसानी से सही जा सके। मतलब हमारे फ्यूज़ वायर के द्वारा करंट का वह मान जिसे बिना ओवर हीटिंग के सहा जाए। मतलब हमारे फ्यूज़ वायर से करंट का वह मान गुजरे जिससे हमारा फ्यूज़ वायर ओवरहीट न हो, तो उसे हम बोलेंगे करंट रेटिंग। करंट रेटिंग का मतलब नॉर्मल अवस्था में कितने करंट को वो अपने अंदर से फ्लो करा सकता है, उस रेटिंग को बोलेंगे करंट रेटिंग। फ्यूजिंग करंट क्या होता है? तो वह कम से कम करंट का मान जिस पर फ्यूज़ क्या हो जाए, पिघल जाए। क्या हो जाए? पिघल जाए, मतलब ब्लो हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट करंट का वह न्यूनतम मान है जिस पर हमारा फ्यूज़ वायर ब्लो हो जाता है। ध्यान दीजिए, फ्यूजिंग करंट ऑलवेज ग्रेटर देन करंट रेटिंग। तो जाहिर सी बात है, समझ में आ रहा होगा। करंट रेटिंग तो वो करंट है ना जिस पे नॉर्मली हमारा फ्यूज़ ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने का मतलब कि वो नॉर्मल वैल्यू ऑफ करंट है जो हमारे फ्यूज़ से गुजरे अगर, तो फ्यूज़ पे कोई प्रभाव ना पड़े। और फ्यूजिंग करंट तो वो करंट है ना कि उस करंट पे ये क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा करंट पे ही तो ब्लो होगा ना फ्यूज़ हमारा फ्यूज़ ज़्यादा करंट पे ही तो ब्लो होगा। और नॉर्मल करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है वो करंट का मान तो कम ही होगा। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि फ्यूजिंग करंट की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन करंट रेटिंग। फिर से सुनो, फ्यूज़ वायर में जो करंट रेटिंग होती है वो करंट का वह मान है जो फ्यूज़ वायर आसानी से अपने से होकर गुजार सकता है। और फ्यूजिंग करंट वह कम से कम मान है जिस पर फ्यूज़ गर्म होकर पिघल जाए। तो सुनने से ही समझ में आ गया कि फ्यूजिंग करंट इज़ ग्रेटर देन करंट रेटिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूज़ वायर के व्यास और करंट के बीच संबंध। तो फ्यूज़ वायर हमारे पास जो फ्यूज़ वायर अगर होगा, तो इस फ्यूज़, मान लो इस तरीके से फ्यूज़ वायर मैं दिखा रहा हूँ, तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शन भी तो होगा, और इस क्रॉस सेक्शन में इसका कुछ व्यास भी तो होगा, डी। जो डी होगा उसको समझ रहे हो? तो उस डी में और इसमें बहने वाले करंट में जो रिलेशन है उसको बता रहे हैं, इक्वेशन है ये, इसको दिमाग में रखना है हमें। तो I इक्वल टू के डी पर घाते 3/2 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे ए MCQ में पूछ सकता है कि बताइए कि फ्यूज़ वायर के व्यास और करंट में क्या संबंध होता है। तो दिमाग में रखिएगा, I इक्वल टू के डी पर घाते 3/2 होता है। और जहाँ पे के हमारा है फ्यूजिंग कांस्टेंट। क्या है बेटा? फ्यूजिंग कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्यूजिंग करंट निम्न कारकों पर निर्भर करता है। फ्यूजिंग एलिमेंट का पदार्थ कैसा है, उसका व्यास कैसा है, टर्मिनल का शेप और प्लेस कैसा है, प्रयोग में आने वाला इनक्लोजर कैसा है, मतलब फ्यूज़ को किस एटमॉस्फेयर में रखे हैं। अब फ्यूजिंग फैक्टर क्या है बेटा? फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो फ्यूजिंग फैक्टर है वो मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे में करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ है। मिनिमम फ्यूजिंग करंट क्या है बेटा? तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट वह कम से कम करंट का मान है जिस पर फ्यूज़ हमारा ब्लो कर रहा है। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ क्या है? तो हमारे फ्यूज़ में नॉर्मल अवस्था में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब हमारा सर्किट अगर नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है तो कितने करंट को फ्यूज़ अपने अंदर से होकर जाने दे रहा है, मतलब नॉर्मली परमानेंट रूप से, उसे हम लोग करंट रेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मिनिमम फ्यूजिंग जो करंट है, मतलब ऐसा करंट का मान जिस पर फ्यूज़ ब्लो हो रहा है, वो तो ज़्यादा ही होगा ना करंट रेटिंग से। तो इसका मतलब हम अगर ये कहें कि फ्यूजिंग फैक्टर ऑलवेज मोर देन 1, तो ये सही होगा क्योंकि मिनिमम फ्यूजिंग करंट का मान जो है वो ज़्यादा है किससे? करंट रेटिंग से। तो जब ऊपर वाला अंश में जब ज़्यादा होता है, हर में कम होता है, तो ज़्यादा में कम से जब भाग देंगे तो 1 से अधिक ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि फ्यूजिंग फैक्टर का मान ऑलवेज 1 से अधिक होता है। फिर से देखो, फ्यूजिंग फैक्टर बराबर होता है मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटे में करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। तो मिनिमम फ्यूजिंग करंट का वह कम से कम मान है जिस पर फ्यूज़ ब्लो कर जाए, पिघल जाए। और करंट रेटिंग क्या है? कि वो करंट का मान है जो हमारे फ्यूज़ से नॉर्मली अगर बह रही है तो भी फ्यूज़ ब्लो ना करे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। करंट टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर। तो फ्यूजिंग फैक्टर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है करंट टाइम, उसको देखते हैं हम लोग। तो देखो, हमारे पास एक ऐसा डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये डायग्राम देखने को मिल रहा है, तो इससे हम लोग समझेंगे। अब इसको मैं समझाता हूँ, इसको समझना क्या हो रहा है। देखिए, यहाँ पे डायग्राम शेप दिखा रहा है। तो देखो, नॉर्मली जो वेव शेप हमारा है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो ऐसे हमारा करंट फ्लो होता है नॉर्मली जब कोई फॉल्ट नहीं है तो। और सर्किट में फॉल्ट आया तो फॉल्ट होने पर हमारा जो करंट अचानक ही बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अचानक ऐसे बढ़ जाता है। तो हम इसको पहले वाले को देख रहे हैं, साइकिल को, अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अचानक बढ़ गया और हमने अपने सर्किट में लगाया है फ्यूज़। तो फ्यूज़ की एक फ्यूजिंग रेटिंग होती है ना, कि किस वैल्यू पे फ्यूज़ हो जाए। तो फ्यूज़ की जो फ्यूजिंग रेटिंग है वो यही है।
मतलब नॉर्मल तो इतना है, लेकिन करंट का मान अगर इतना हो जाएगा तो इतने पे फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने ही नहीं देगा। देखो आगे अगर बढ़ता तो इतना बढ़ता, इतना बढ़ने ही नहीं देगा। तो ग्राफ हमारा क्या दिखा रहा है, ग्राफ हमारा दिखा रहा है कि जो फॉल्ट करंट है वो इतना होता, लेकिन फ्यूज़ वायर लगाने से फ्यूज़ यहाँ पे आकर इधर ही ब्लो कर दे रहा है। ठीक है, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसमें जो डिफरेंट टॉपिक है उसको मैं दिखा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ, यहीं से मैं समझा देता हूँ आपको। हमारे पास एक है कट ऑफ करंट। क्या है कट ऑफ करंट? तो कट ऑफ करंट उस करंट का मान है जिस पर फ्यूज़ क्या हो जा रहा है, ब्लो हो जा रहा है, सर्किट को ओपन कर दे रहा है। क्या है कट ऑफ करंट? करंट का वह मान है जिस पर फ्यूज़ ओपन हो जा रहा है, ब्लो आउट हो जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है पॉइंट एक, हमारे पास पॉइंट आ रहा है नीचे देखते हैं, हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है संभावित करंट, प्रोस्पेक्टिव करंट। तो ये क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव करंट क्या होता है बेटा, संभावित करंट क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं, समझ में आएगा। फ्यूज़ रेटेड कट ऑफ करंट पर ऑपरेट करता है। जाहिर सी बात है कि रेटेड कट ऑफ करंट पे ही ऑपरेट करेगा, मतलब करंट का वह न्यूनतम मान होगा जिस पर फ्यूज़ ब्लो होगा, तो उसी पे वो ओपन हो जाएगा, गल जाएगा। और करंट के मान को बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले ही सर्किट ओपन कर देता है। सही बात है, जब फ्यूज़ ऑपरेट करेगा तो करंट का मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही रोक देगा। भाई जब उसको रोकने के लिए बनाया गया है जिस पॉइंट पे फ्यूज़ को, उस पॉइंट पे रोक देगा। अब करंट का मान और ज़्यादा अगर बढ़ने वाला होता तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फ़र्क बेटा नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगर फ्यूज़ नहीं होता तो करंट का मान एक से अधिक वैल्यू को अचीव कर लेता। ठीक है, तो मैंने मतलब फ्यूज़ अगर नहीं होता तो करंट का मान बढ़ते बढ़ते वो जितना बढ़ना था उतना बढ़ जाता। फ्यूज़ है इसलिए क्या हो रहा है, करंट जो फॉल्ट करंट है वो अपने अधिकतम मान से पहले ही फ्यूज़ ऑपरेट कर रहा है, तो उसी पे कंट्रोल हो जा रहा है। फ्यूज़ नहीं होता तो करंट का मान क्या होता, अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता। तो करंट के इस संभावित मान के आरएमएस वैल्यू को प्रोस्पेक्टिव करंट कहते हैं। अब समझो क्या है, यहाँ से समझो व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टिव करंट। हमारा फ्यूज़ है तो फ्यूज़ हमारा इसी करंट पे ऑपरेट कर गया। फ्यूज़ नहीं होता तो करंट का मान, तो फ्यूज़ नहीं होता तो करंट का मान हमारा ऐसे ऐसे यहाँ तक बढ़ा होता। तो यहाँ पे बढ़ा होता, तो आप बताइए ये जो बढ़ा होता इसका मैक्सिमम मान है, और जो बढ़ा होता इसका एक आरएमएस मान भी यहाँ पे होगा। तो जो बढ़ा होता उसका जो आरएमएस मान है उसे प्रोस्पेक्टिव करंट बोलते हैं। मतलब फ्यूज़ के न होने पर फॉल्ट करंट का मान जितना बढ़ा होता, उस बढ़े हुए मान के आरएमएस मान को हम लोग प्रोस्पेक्टिव करंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रोस्पेक्टिव करंट या संभावित करंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि फ्यूज़ को नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का एक साधारण कंडक्टर मान लें तो प्राप्त फॉल्ट करंट की वैल्यू की आरएमएस वैल्यू ही प्रोस्पेक्टिव करंट कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। कट ऑफ करंट क्या है, फिगर बी में ए बिंदु कट ऑफ करंट को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने बताया बेटा कट ऑफ करंट यही तो ए बिंदु है, यही तो ए बिंदु है। देखिए यहाँ ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है, जिस पे फ्यूज़ ऑपरेट कर रहा है, मतलब मिनिमम फ्यूजिंग वैल्यू है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कट ऑफ हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एक्चुअली रीच्ड इन फॉल्ट कंडीशन बिफोर ब्लोइंग आउट ऑफ फ्यूज़। ठीक है, तो एक्चुअल में कितने मैक्सिमम करंट पे फ्यूज़ ऑपरेट कर रहा है। जैसे करंट बढ़ेगा जब, तो करंट बढ़ते 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 फ्यूज़ क्या हो जाएगा, ब्लो हो जाएगा। तो करंट बढ़ते बढ़ते एक्चुअल में कितना बढ़ पाया, ठीक, कितना बढ़ पाया वास्तविक रूप से, तो जितना बढ़ पाया उससे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, उसको क्या बोलेंगे, कट ऑफ करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कट ऑफ करंट। मतलब कितना बढ़ पाया उसके बाद क्या हो गया, कट हो गया सर्किट, या फ्यूज़ ब्लो कर गया, तो उसको बोलेंगे कट ऑफ। एक्चुअल की बात कर रहे हैं, और एक पहले प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे थे, मतलब अगर फ्यूज़ नहीं होता तो कितना हुआ होता की बात कर रहे थे, और यहाँ पे कितना हुआ है। कट ऑफ करंट में एक्चुअल में कितना हुआ है, कितने पर ब्लो कर गया है उसकी बात कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव करंट में हम क्या बोल रहे थे कि फ्यूज़ वायर अगर नहीं होता तो कितना मान करंट का बढ़ गया होता, तो जितना बढ़ा होता उसके आरएमएस को प्रोस्पेक्टिव हम लोग बोल रहे थे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। प्री आर्किंग टाइम क्या है बेटा, प्री आर्किंग टाइम ग्राफ से समझ लो। प्री आर्किंग टाइम क्या है भैया, प्री आर्किंग टाइम क्या है, प्री आर्किंग टाइम देखो यहाँ से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जो आर्क का बनना है, जैसे फ्यूज़ जब ब्लो करेगा ना, जैसे फ्यूज़ वायर ऐसे है, और फ्यूज़ जब गलेगा तो गलने के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत गल के एकदम अलग हो जाता है। गलेगा तो वो छोटा सा पॉइंट ऐसे क्रिएट करेगा। जब छोटा पॉइंट यहाँ से गलना शुरू करेगा तो यहाँ पे जब गैप बनेगा तो गैप में आर्क क्रिएट होता है। इस गैप में क्या होता है, आर्क क्रिएट होता है। अब इस फिगर में देखिए,
इस पॉइंट पे गलना शुरू किया, इस पॉइंट पे गलना शुरू किया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब गला और छोटा सा गैप हमारे फ्यूज़ वायर के बीच में थोड़ा सा गैप ऐसे बना, तो उस गैप में आर्क बना। तो ये पॉइंट दिखा रहा है यही फ्यूज़ में थोड़ा आर्क बनेगा। आर्क बनते बनते अब ये गलेगा, गल के क्या होगा, इसका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा। जब इतना बढ़ जाएगा तो आर्क मिट जाएगा। तो यही जो टाइम लग रहा है ना यहाँ पे, इतना टाइम देख रहे हो, इतना टाइम जैसे लग रहा है यहाँ तक का, सॉरी यहाँ तक का, देखिए ध्यान देखिए, जो यहाँ तक का टाइम ये लग रहा है, इसी टाइम को क्या बोल रहे हैं, इस बीच के टाइम को हम लोग, इस टाइम को बोल रहे हैं प्री आर्किंग टाइम। क्या बोल रहे हैं, प्री आर्किंग टाइम, सॉरी आर्किंग टाइम है ना। इतने में आर्क हो रहा है ना बेटा, इतने में आर्क हो रहा है ना, इस टाइम में तो आर्क हो रहा है, तो इसको आर्किंग टाइम बोलेंगे। और जितने में आर्क नहीं हो रहा है उसे प्री आर्किंग बोलेंगे। मतलब ये पहले वाला टाइम है, प्री आर्किंग टाइम है। क्या बेटा, ये प्री आर्किंग टाइम है, ठीक है, ये प्री आर्किंग टाइम है। और इस बिंदु से फॉल्ट स्टार्ट हुआ, इस बिंदु से फॉल्ट स्टार्ट हुआ, तो फॉल्ट स्टार्ट हुआ तो ऐसे बढ़ा, ठीक है, बढ़ा। तो जब बढ़ा मैक्सिमम वैल्यू पे, तो यहाँ तक जहाँ तक बढ़ा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू पे, ध्यान दीजिएगा, जब हमारा फॉल्ट ऐसे बढ़ा, मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ गया, तो मैक्सिमम वैल्यू तक जहाँ बढ़ा है उससे अगर हम नीचे देखें तो ये इतना समय जो हो गया है वो प्री आर्किंग टाइम हो गया। और जब फॉल्ट यहाँ पे आया, कट ऑफ वैल्यू पे अचीव किया, कट ऑफ पे फ्यूज़ ब्लो हुआ, तो ब्लो होने पर तुरंत क्या हुआ, उसमें आर्किंग क्रिएट हुई, और आर्किंग कुछ समय तक रही, तो मतलब ऐसे करंट कम हुआ, तो ये आर्किंग टाइम हो गया। तो मतलब ये बीच का आर्किंग टाइम है और ये प्री आर्किंग टाइम है बेटा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो देख लो, प्री आर्किंग टाइम मतलब आर्क से पहले का टाइम, और एक आर्किंग टाइम होता है जिसे आर्क के बाद का टाइम बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि कुल ऑपरेटिंग टाइम क्या है, कुल ऑपरेटिंग टाइम आर्किंग टाइम और प्लस प्री आर्किंग टाइम का ही सम होता है। जो प्री आर्किंग टाइम है और ये आर्किंग टाइम है, इसी का सम जो होता है कुल ऑपरेटिंग टाइम है, ठीक है। देखिए आगे हम देखते हैं। तो प्री आर्किंग टाइम क्या है, यह कट ऑफ होने, प्री आर्किंग टाइम देखिए बेटा, प्री आर्किंग टाइम देखिए, यह कट ऑफ होने तथा फॉल्ट के शुरू होने के बीच का समय होता है, ठीक है। फॉल्ट जैसे शुरू हुआ जिस पॉइंट पे, और जहाँ पे फ्यूज़ जस्ट ब्लो हुआ, ब्लो होना स्टार्ट हुआ, तो वहाँ तक का समय क्या होता है, प्री आर्किंग टाइम होता है, ठीक है, प्री आर्किंग टाइम होता है। फ्यूज़ अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्यूज़ स्टार्ट होने वाला है, फ्यूज़ ब्लो होने वाला है, तो वहाँ तक का समय क्या होगा, प्री आर्किंग। मतलब फॉल्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ और फ्यूज़ जहाँ पे ब्लो होने वाला है, वहाँ तक का समय प्री आर्किंग टाइम है। अब आर्किंग टाइम क्या है बेटा, आर्किंग टाइम क्या है, तो अब फ्यूज़ ब्लो हो चुका है, ब्लो होने के बाद मेल्ट होते होते जिस बिंदु तक आर्क बना रहता है उसको हम लोग आर्किंग टाइम बोलते हैं। फ्यूज़ के मेल्ट होने या कट ऑफ के बाद भी आर्किंग होती है, यह बहुत कम समय के लिए होती है। कट ऑफ से आर्क बुझने तक के समय को आर्किंग टाइम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुल ऑपरेटिंग टाइम बराबर प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम है हमारे पास, ठीक है। तो कुल ऑपरेटिंग टाइम हमारे पास लगभग फ्यूज़ के लिए 0.002 सेकेंड होता है, ठीक है। और सर्किट ब्रेकर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करें तो 0.2 सेकेंड है। अब ब्रेकिंग कैपेसिटी देखते हैं। तो मैक्सिमम संभावित करंट का आरएमएस मान जिस पर एक फ्यूज़ रेटेड वोल्टेज पर बिना खतरे के डिवाइस को सेफली ओपन कर सकता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी मतलब संभावित करंट का वह मान जिसको आसानी से हमारा फ्यूज़ वायर क्या करे, ओपन कर सके। करंट का मान एक होगा ना, बहुत ज़्यादा अगर करंट हो जाएगा तो भी फ्यूज़ प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो फ्यूज़ का उतना मैक्सिमम मान जिस पर हमारा फ्यूज़ जो है ऑपरेट कर पाए, अच्छे से ऑपरेट कर पाए। फ्यूज़ की वोल्टेज रेटिंग देखते हैं। तो ओवर करंट के सिचुएशन में मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू जिस पर फ्यूज़ बिना किसी खतरे के सेफली ऑपरेट करता है। मतलब ओवर करंट के सिचुएशन में वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जिस पर फ्यूज़ बिना खतरे के ऑपरेट करता है, फ्यूज़ की वोल्टेज रेटिंग कहलाती है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है आई स्क्वायर टी रेटिंग है। आई स्क्वायर टी एम्पियर स्क्वायर्ड सेकेंड जिसे बोलते हैं। आई स्क्वायर टी रेटिंग जो फ्यूज़ की है उसे एम्पियर स्क्वायर्ड सेकेंड रेटिंग बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट इन ए फ्यूज़। इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट इन ए फ्यूज़। तो देखो, करेंट का मान और समय का मान निर्भर करता है कि हमारा फ्यूज़ कब मेल्ट होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आई स्क्वायर टी रेटिंग। दिस रेटिंग इज़ to assure that heat created to the fuse during a surge has insufficient time to thermally conduct away from the fuse to एक्सटर्नल सर्किट। तो आई स्क्वायर आर टी का मतलब टोटली बस ये समझो कि ये क्या करता है, ये करंट और समय का एक मिश्रित योग है, मिश्रित रेटिंग है, जिससे ये पता चलता है कि फ्यूज़ कब मेल्ट होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे पास है फ्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये। फ्यूज़ हमारे पास आएगा दो प्रकार का, एसी फ्यूज़ और डीसी फ्यूज़। अगर एसी फ्यूज़ की बात करें तो हाई वोल्टेज फ्यूज़ आएगा हमारे पास। हाई वोल्टेज फ्यूज़ में कार्टिलेज टाइप फ्यूज़, लिक्विड टाइप और
पल्सन टाइप आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर लो वोल्टेज फ्यूज़ की बात करते हैं तो लो वोल्टेज फ्यूज़ में हमारे पास आ जाएगा कार्टिलेज टाइप फ्यूज़ आ जाएगा, ड्रॉप आउट फ्यूज़, रिवायरेबल फ्यूज़, स्ट्राइक फ्यूज़। देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं आता है, बस इसका जो एक क्या बोलते हैं, इसका जो कैटेगराइजेशन है इसको आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मैराथन सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर मैराथन सेशन आपको अच्छा लगा है और आगे नेक्स्ट वीडियोस चाहिए, आपको लेक्चर चाहिए, ऐसा लेक्चर चाहिए जिसको देखकर सेमेस्टर एग्जाम में जाने पर आप कंटेंट दे पाओ, 50 नंबर में कम से कम 35 से 40 नंबर स्कोर कर पाओ, तो प्लीज़ मोटिवेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर हो सके तो शेयर करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा। फिलहाल अगर कोई सुझाव हो आपकी तरफ से, वो सुझाव बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें। तो धन्यवाद।